the session, difference between Windows Server and Linux Server. Then before discussing about Windows Server and Linux Server, we are going to know about actual what is server. तो सर्वर है क्या? कि हम लोग अक्सर देखते हैं कुछ भी होता है, कॉन्सेप्ट करता है, सुनते हैं कि सर्वर डाउन है या सर्वर में इशू आ रहा है। देन सर्वर है क्या? तो जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज करते हैं वैसे ही सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है जो कि हमें क्या करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सपोज अगर हम एक क्लास इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास अपने खुद के कुछ डाउट्स होते हैं और एक ट्रेनर होता है जो कि उनके डाउट्स को क्लियर करता है। तो उस टाइम में क्या होगा होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ट्रेनर से किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये डाउट है या मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड ट्रेनर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचा देता है। सेम इसी तरीके से हमारा सर्वर काम करता है। मीन्स हम सब लोग जो है जो एज अ क्लाइंट वर्क करते हैं, हम किसी भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए या सर्विस के लिए क्या करते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो सारे डिवाइसेस या वो सारे कंप्यूटर जो कि हमारी सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सर्वर होते हैं। अब एक चीज ये आएगी कि अगर वो सर्वर है तो हमारे कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर एंड सर्वर में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस यहाँ पे यही आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारे यूजर्स का या मशीन का रिस्पॉन्स दे रही है, उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट है कि उस मशीन की अपनी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी उस मशीन का अपना कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए। तो सर्वर इज जस्ट हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स व्हिच आर एबल टू रिस्पॉन्स देयर क्लाइंट्स। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जितने भी आपके सर्विसेज हैं वो किसी ना किसी एक हाई एंड कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं जो कि अलग अलग टाइप की सर्विस दे रहे होते हैं। सपोज कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, कोई गेम एक्सेस करना चाह रहा है, कोई फाइल एक्सेस कर रहा है, कोई ईमेल एक्सेस कर रहा है, तो ये सारे हमारे अलग अलग टाइप के सर्वर्स हो जाते हैं। अब मेन चीज सर्वर में इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपोनेंट्स के बेस पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सर्वर हार्डवेयर एंड सर्वर सॉफ्टवेयर के बेस पे क्लासिफाइड होता है। हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर है, एक सीपीयू हमारे पास लगा हुआ है। सीपीयू मीन्स प्रोसेसर, उसमें 4 GB 8 GB 16 GB रैम दी गई है और कुछ स्टोरेज कैपेसिटी दिया गया है 500 GB या 1 TB। बट अगर हम यहीं पे बात करते हैं अपने सर्वर कंप्यूटर की, तो इनका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सपोज वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल सॉकेट के प्रोसेसर के लिए। देन उनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और उनका जो नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हायर है। तो ये तो बात हो गई हमारे हार्डवेयर की बेस पे। अगर अभी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कंप्यूटर्स को वर्क करने के लिए प्रिपेयर करता है। क्योंकि अगर केवल हार्डवेयर है तो वो किसी तरीके से कोई इंटरेक्शन यूजर से नहीं कर सकता है, बट यूजर इंटरेक्शन के लिए जरूरी है कि उस पर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म के बेस पे देखें तो हमारे पास दो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो जाता है, एक विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज लाइनक्स बेस्ड। अब एक्चुअली हमको यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है वो अपने सर्वर कंप्यूटर्स के लिए देखना है। तो देन हम बोल सकते हैं कि हमारे पास या तो विंडोज सर्वर अवेलेबल होगा या लाइनक्स सर्वर अवेलेबल होगा। अब एक और मेन चीज आती है कि टाइप्स ऑफ सर्वर, कितने टाइप के सर्वर हो सकते हैं। तो सर्वर जो आपका है वो सेम ही रहता है, यानी जो उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम ही रहता है, चाहे आपका विंडोज सर्वर हो या लाइनक्स सर्वर हो। बट हमको जिस तरीके से भी उसे यूज करना है, तो हम उस पर जो भी सर्विस इंस्टॉल कर देते हैं वो हमारा उस चीज का सर्वर बन जाता है। जस्ट एग्जांपल, सपोज कोई यूजर है, उसको एक वेबसाइट चलानी है, तो उसने क्या किया, अपने सर्वर पे कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला और वहां पे वेब से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसको सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया। तो उस टाइम में क्या होगा, उसका वो सर्वर एज अ वेब सर्वर रिएक्ट करेगा, एज अ वेब सर्वर वर्क करेगा। उसी जगह कोई दूसरा यूजर है, उसने क्या किया, सेम सर्वर पे फाइल शेयर कर दी या कुछ फाइल स्टोरेज के लिए सर्विस इंस्टॉल कर दी, तो वो हमारा एज अ फाइल सर्वर वर्क करने लगेगा। तो इस तरीके से हम अगर ओवरऑल बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास सर्वर में जो भी फीचर्स या सर्विसेज अवेलेबल हैं और हम उसको अपने यूज के लिए इंस्टॉल करते हैं, वो सर्वर हमारा एज अ वेब सर्वर, आई डीएचसीपी सर्वर, फाइल सर्वर रिएक्ट करने लगता है।
देन अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखें तो यहाँ पे विंडोज में जो सबसे पॉपुलर इस समय आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो सर्वर 2016 है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर अभी लेटेस्ट की बात करें तो सर्वर ने अपना 2019 सर्वर भी लॉन्च कर दिया है जो कि लेटेस्ट है, बट ज्यादातर कॉर्पोरेट में अभी सर्वर 2016 यूज हो रहा है और धीरे धीरे हम लोग 19 पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो सर्वर 2016 क्या है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके सर्वर हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं बाकी सारे यूजर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसको हम सर्वर 2012 R2 का सक्सेसर भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या था कि सर्वर 2012 R2 में कुछ सर्विसेज थी जिनको अपग्रेड किया गया, ठीक है, जिनमें कुछ चेंजेस किए गए और हमको यहाँ सर्वर 2016 में नए फीचर्स भी दिए गए। सपोज जैसे स्टोरेज रेप्लिका है या नैनो सर्वर का ऑप्शन है। तो नैनो सर्वर के कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर हमें बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन अपने सर्वर पे नहीं करनी है और पार्टिकुलर किसी एक सर्विस को ही हमें यूज करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, CLI बेस्ड नॉर्मल नैनो सर्वर को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हमको सर्वर 2016 में इसके बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन देखोगे स्क्रीन पे, तो किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है सर्वर के वर्जन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 1993 में काफी पुराना वर्जन हमारे पास आता था, विंडोज 93.1 एडवांस सर्वर। तो ये सेम उसी तरह है जैसे हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आते थे क्लाइंट के लिए, विंडोज एक्सपी आया, देन विस्टा 7, 8, 10। तो उसी तरीके से जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे भी हमारे पास हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमको अलग अलग फीचर्स, अलग अलग सर्विसेज इनके अपडेट के हिसाब से मिलता रहता है। सपोज पुराने टाइम में अगर हम देखें तो मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम्स हैं, जैसे सपोज करिए, और हमको उनमें ओएस डिप्लॉयमेंट करना है। तो पहले सर्वर जो 2001 था वहां तक हमारे पास एक फीचर आता था रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर, जिसको 2012 में चेंज करके WBS सर्वर में चेंज कर दिया गया। तो नाम केवल चेंज हुआ, बाकी जो उसकी वर्किंग फीचर है वो इसी तरीके से रखा गया। तो इस तरीके से हमारे पास विंडोज का सर्वर भी अवेलेबल है और सेम चीज के लिए हमारे पास लाइनक्स का भी सर्वर अवेलेबल है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं सर्वर के एडिशंस की, तो अगर हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एडिशंस अवेलेबल होते हैं। एडिशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारे जो सर्वर हैं, ठीक है, तो उस पे जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं सर्वर एडिशंस की, तो ये टोटली डिपेंड होता है हमारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको पहले सर्वर हार्डवेयर के पॉइंट पे बताया था कि यहाँ पे यूजर के पास सिंगल यूजर्स नहीं होता है, वो मल्टीपल प्रोसेसर यूज कर सकता है, यहाँ पे मल्टीपल सॉकेट वाले बोर्ड यूज कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ही आप जो इसके एडिशन है उसमें चेंजेस कर सकते हो। और कॉर्पोरेट में सबसे जरूरी चीज होती है कि वो प्राइवेसी को सपोर्ट नहीं करते, और आपको अगर एक सर्वर रन करना है या 100 सर्वर रन करने हैं, आपको सबके लिए अलग अलग लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो मेन जो एडिशन की बात हम यहाँ पे करते हैं, तो सर्वर की दो एडिशन अवेलेबल होते हैं हमारे पास, फर्स्ट स्कैंगर एंड सेकंड डेटा सेंटर। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कितना सीपीयू सपोर्ट करेगा आपका कौन सा एडिशन, कितना रैम सपोर्ट होगा, या लाइसेंस हमको कितने मिलेंगे, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, तो सीपीयू की अगर हम बात करें तो 64 सीपीयू तक हमारा ये जो स्टैंडर्ड एडिशन है सपोर्ट करता है, जिसमें मैक्सिमम रैम की जो कैपेसिटी है आप 24 केबी तक यूज कर सकते हो। एंड आपके पास 2 VM लाइसेंस अवेलेबल होगा। यानी सपोज आपने एक सर्वर परचेज किया और उसको अपने फिजिकल सर्वर पे इंस्टॉल किया, देन आपने उस सर्वर पे क्या किया, 2 वर्चुअल मशीन्स बनाई जिसमें आपको सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको कोई नया लाइसेंस परचेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड एडिशन में बाय डिफॉल्ट 2 वर्चुअल मशीन के लिए लाइसेंस मिल जाते हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 59,000 तक का इसका प्राइस आता है। प्राइसिंग के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करंट प्राइस चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हुआ करते हैं। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया है आपके लिए। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके प्राइसेस को एक बार चेक कर सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं डेटा सेंटर एडिशन की, तो डेटा सेंटर एडिशन में क्या है, 64 सॉकेट तक का सीपीयू एंड 640 कोर्स सपोर्ट करता है, जहाँ पे हमारे पास रैम की जो कैपेसिटी है वो 24 केबी है।
एंड अगर हम बात करते हैं VM लाइसेंस की, तो यहाँ पे अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन के लाइसेंस हमको अवेलेबल हो जाते हैं। तो मेन अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 ही एडिशन अवेलेबल होता है, स्टैंडर्ड एडिशन या डेटा सेंटर एडिशन। उसके अलावा हमारे पास कुछ और एडिशन मिल जाते हैं, जैसे एसेंशियल एडिशन है, फाउंडेशन एडिशन है, या हाइपर वी एडिशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में कि जो एसेंशियल एडिशन है, यहाँ पे 2 कोर तक का CPU सपोर्ट करेगा। मैक्सिमम जो आपका रैम सपोर्ट है 64 GB तक का है। एंड फाउंडेशन एडिशन में 1 कोर CPU सपोर्ट है, 32 GB तक का रैम सपोर्ट है। तो अब मेन चीज यही है कि ये हमारा आ गया यूजर्स पे, हमारे पास कितने यूजर्स हैं, कितना हमारा यूजर्स है, कितने डिवाइसेस को हमें मैनेज करना है। क्योंकि अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर क्या करता है, हमारे नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेस लगे हुए हैं सब पे कंट्रोल रखता है, चाहे वो हमारे यूजर्स हो, चाहे हमने कोई डिवाइस वहां पे कनेक्ट किया हो, जैसे लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, या हमारा कोई नेटवर्किंग डिवाइस है। तो ओवरऑल हमारे नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेस होते हैं सब पे सर्वर क्या करता है, अपना जो मॉनिटरिंग का टास्क है वो करता है। अब मेन चीज है यहाँ पे, अगर फाउंडेशन एडिशन की बात करूँ तो जो हमारा बहुत ही स्मॉल बिजनेस है, जहाँ पे सिर्फ 15 यूजर्स हैं, तो वहां तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन एडिशन का सर्वर यूज कर सकते हैं। तो यूजर्स पे हमारे जो एडिशन है वो डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे इसेंशियल्स और हाइपर वी सर्वर जो आपका है ये फ्री है। अगर आप इसका सपोर्ट देखोगे तो 64 CPU सपोर्ट ये भी करता है, एंड 24 KB तक का रैम सपोर्ट है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन लाइसेंस आपको एक भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको इंस्टॉल करना है देन आपको वहाँ पे नया लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा कि अगर स्टैंडर्ड और हाइपर वी में सब सेम है, बस वर्चुअल मशीन लाइसेंस नहीं मिलना है, तो देन हम क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर हमको वर्चुअल मशीन नहीं बनानी है, हम फ्री वाला भी तो चला सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ड्रॉबैक है हाइपर वी सर्वर का वो ये है कि इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, ये पूरा CLI बेस्ड सर्वर होता है, और आप इसको रिमोट सेशन के थ्रू मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं। इसका यूज हम अब करते क्यों है, मेन चीज अगर इसका ड्रॉबैक भी है तो हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसको यूज करने का सीधा मतलब ये होता है, सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 4 सर्वर की रिक्वायरमेंट है, ओके, एंड आपके पास इतना हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है कि आप अलग अलग एक एक सर्वर परचेस करो या चीजें करो। तो वहां पे आप क्या करोगे, एक ऐसा सर्वर लोगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर बेस पे बहुत अच्छी है, और आप उस पर अलग अलग वर्चुअल मशीन में सर्वर इंस्टॉल कर लोगे, एंड रिमोटली आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये फायदा हमको मिल जाता है यहाँ पे हाइपर वी एडिशन पे। तो ये आपका सर्वर जो है विंडोज सर्वर कुछ इस तरीके से वर्क करता है, या इसकी चीजें हैं। देन नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ये रेड हैट के बारे में है, जो कि अभी जतिन सर हमसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सर। आपने विंडोज सर्वर काफ़ी अच्छा बताया। जैसे कि आप सभी को इतने टाइम के बीच में जो आपको 10 मिनट्स का यहाँ पर विंडोज सर्वर के ऊपर एक स्मॉल फ्री सी सेशन मिला, जहाँ पर लाइक कह सकते हैं विंडोज सर्वर है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, कौन प्रोवाइड करता है, किस तरीके के एडिशन हैं एंड बाकी अदर। सेम आपका उसी तरीके से लिनक्स बेसिस पे भी कुछ सर्वर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ आई आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है, जहाँ पे विंडोज सर्वर के लिए आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड हैं कि आप इस एडिशन पर इस हार्डवेयर को यूज़ करेंगे, इस एडिशन पर इस हार्डवेयर को यूज़ करेंगे। उसी तरीके से आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं, बट स्टिल लिनक्स और विंडोज़ के बीच में अगर हम कंपैरिजन पॉइंट देखें, ठीक है, तो वहाँ पर जो सबसे अच्छा कंपैरिजन पॉइंट होता है वो होती है उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। अब परफॉर्मेंस कैसे फास्टर होती है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम अभी समझेंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है क्या, ठीक है। सो ये आपका एक लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, आपका एक ओएस है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक्चुअली में अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो ये आपका एक सर्वर ओएस होता है बेस्ड ऑन लिनक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ इसके अगर हम वर्जन्स की बात करें या इससे रिलेटेड और भी कई सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखें हैं, जैसे कि आपका फेडोरा सर्वर हो गया, ओपनसुसे हो गया, उबंटू हो गया, तो इस तरीके के और भी अनदर आपको डिफरेंट चॉइस मिल जाएगा। बट विंडोज में अगर हम बात करें तो आपके पास सिर्फ विंडोज सर्वर ही एक है, ठीक है। मतलब अगर आप विंडोज के साथ कैपेबल हैं तो आप उसको यूज करें,
बट लिनक्स में क्या है, आपके पास काफी सारी चॉइस हैं। अगर आप रेड हैट के साथ कैपेबल नहीं है तो आप उबंटू को यूज कर सकते हैं, उबंटू के साथ नहीं है तो आप ओपन सोर्स को यूज कर सकते हैं, उसके साथ नहीं तो किसी और को यूज कर सकते हैं। मतलब लिनक्स प्लेटफॉर्म पे क्या है, आपको कई सारे सर्वर्स के कह सकते हैं चॉइस मिलेगा। अगर आप एक पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप सेकंड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिनक्स, अब यहाँ पर बात करें चॉइस, एक्चुअली में चॉइस मिली कैसे, तो यहाँ पर लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है ओपन सोर्स, ठीक है। मतलब इसका जो सोर्स कोड है, जिस कोड के साथ इस लिनक्स को कंपाइल करा गया है, वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको सिंपली डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स का मीन होता है ये। बट स्टिल अभी अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर लाइनक्स ओपन सोर्स है तो ये आपके ओएस को फ्रीली प्रोवाइड क्यों कर रही है, ठीक है, या फिर इसका क्या प्रॉफिट हो रहा है फ्री में देने का। तो देखो यहाँ पर फ्री में देने का मीन है, ये ओएस आपको फ्री दे रही है, उसकी सर्विसेज आपको फ्री नहीं दे रही है, ठीक है। मीन आप ओएस को टेस्ट करना चाहते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या इसका डिजाइन है, क्या वर्किंग है, उसके लिए ये आपको ओएस फ्रीली दे रही है। बट स्टिल जो इसकी सिक्योरिटी सर्विसेज है, ये उनके लिए आपको पे कर, मतलब उसके लिए आपको इनको पे करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल का मीन आपको इस तरीके से है, ठीक है। देन बात करें यहाँ पर आपके लिनक्स एंटरप्राइज की, ठीक है। तो जैसा कि आयुष सर ने बताया आपके विंडोज में कि अगर आपको वेब सर्वर बनाना है तो आपको विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना रहेगा, आपको एफटीपी सर्वर बनाना है, गेमिंग सर्वर बनाना है, या स्ट्रीमिंग कोई मीडिया सर्वर बनाना है, तो आपका जो बेस रहेगा वो आपका विंडोज सर्वर ही रहेगा। मतलब स्टिल अगर हम देखें तो हमको एक अगर स्पेसिफिक रोल भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमको पर्टिकुलर उसका लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर एक एडिशंस के साथ उसकी सर्विसेज भी डिफरेंट होती चली जाएंगी। बट लिनक्स में इसी को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया। मतलब हर एक कंपोनेंट के साथ या हर एक सर्विसेज के साथ उसके ओएस को ही अलग कर दिया, मतलब यूजर स्पेसिफाई कर दिया। जैसे अगर आपको सिर्फ वेब सर्वर का काम है तो आप सिर्फ वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, मतलब उसका पूरा ओएस ही अलग कर दिया। आपको डेटाबेस का अगर कोई काम है तो आप डेटाबेस को अलग कर देंगे, आपको वर्चुअलाइजेशन का कोई काम है तो आप वर्चुअलाइजेशन ओएस को अलग कर देंगे। बट स्टिल यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ओएस को यूज कर रहे हैं और हमारे पास इतना हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट कराना है प्लस आपको डेटाबेस भी मैनेज करना है, तो लिनक्स में क्या हुआ, दोनों आपके ओएस अलग हो गए। बट स्टिल आपके पास यहाँ पर एक चॉइस है कि आप सिंगल एक सर्वर पे एक फ्रेश RHEL इंस्टॉल करें, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, एंड उसमें सर्विसेज ऐड ऑन करते चले जाएं। तो लाइनेक्स में क्या है, आपको दोनों तरीके मिलेंगे, या तो आप पर्टिकुलर सर्विसेज को इंस्टॉल करें या फिर पर्टिकुलर उस सर्विस के ओएस को ही आप अलग से इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर क्या है, आपकी परफॉर्मेंस काफी फास्टर हो जाएगी, आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट काफी कम पड़ेगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप लिनक्स को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। देन बाकी अदर जो कंपैरिजन है, जो मेन पॉइंट्स आते हैं आपके लिनक्स पर और विंडोज के बेसिस पे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, लाइक आपका कह सकते हैं आपको डेस्कटॉप इन्वायरमेंट किस तरीके से रहता है आपका, ठीक है। आपको रैम कितनी चाहिए, देन उसके अलावा आपके सीपीयूज क्या होने चाहिए, आपका हार्डवेयर क्या होना चाहिए। हालांकि ये पॉइंट सभी सर्वर्स में कॉमन रहता है, ठीक है। बट स्टिल कुछ सर्विसेज का आपको डिफरेंट मिलेगा, जैसे कि आपको अगर वेब सर्वर कोई बनाना है तो विंडोज के केसेस में IIS, ये विंडोज का खुद का अपना सर्वर होता है। बट स्टिल आप लाइनेक्स में अपाचे वेब सर्वर या निगिस वेब सर्वर को यूज कर सकते हैं जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है। yes, IIS आपका प्रोप्राइटरी सर्वर है, मतलब अगर आपको वो कहीं और यूज भी करना है तो आप सिर्फ उसको विंडोज में ही यूज कर पाएंगे, उसके लिए आपको विंडोज से पूरा परमिशन चाहिए। बट आपके जो लाइनेक्स के केसेस में है अपाचे या निगिस सर्वर, तो वो आपके ओपन सोर्स हैं, आप कहीं से भी उनके सोर्स को डाउनलोड करके अपने लिनक्स में इंस्टॉल करके अपना इसलिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके डेटाबेस सर्वर की बात करें तो विंडोज एसक्यूएल, जहाँ पर आपको विंडोज एसक्यूएल का अलग से लाइसेंस परचेज करना रहता है। वहीं पे आपके लिनक्स में माई सीक्वल या पोस्ट ग्रे सीक्वल, इस केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। देन आपका FTP या DNS या मेल yes, सर्वर,
तो जितने आपके विंडोज बेसिस सर्वर हैं, आपको पर्टिकुलर हर एक सर्वर का एक लाइसेंस परचेज करना रहेगा। जैसे सपोज आप ईमेल सर्वर बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को लेकर के, तो आपको एमएस एक्सचेंज का एक लाइसेंस परचेज करना रहेगा, स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल जो भी आप चाहें। सेम लिनक्स में क्या है, आप सिंपल ओपन सोर्स किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, लाइक सेंड मेल, क्यू मेल, इस तरीके से अनदर और भी कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइडेड हैं या सर्विसेज आप कह सकते हो, जो आप लिनक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करके अपने उस इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं उस सर्वर को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल अगर मैं एक बेसिक कंपैरिजन बताऊं, तो विंडोज में पर्टिकुलर जो भी एडिशनल कंपोनेंट होते हैं, आपको उनके भी लाइसेंस को परचेज करके उनको ऐड ऑन करना रहेगा। बट लिनक्स आपका क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके सॉफ्टवेयर्स आपको इजीली मिल जाते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो इधर जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सर ने जो बताया कि हमें एडिशनल कॉस्ट भी लगानी पड़ती है विंडोज सर्वर पे। तो अगर आप कई बार देखे होंगे, आप किसी वेबसाइट के लिए होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आता है, शेयर होस्टिंग लेना है, रिसेलर होस्टिंग लेना है, या खासकर वेब होस्टिंग में तो दो ऑप्शन मिलते हैं, एक विंडोज वेब होस्टिंग और दूसरा लाइनेक्स वेब होस्टिंग। तो अगर हम इनका प्राइसिंग का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तो जो लाइनेक्स वेब होस्टिंग है वो हमको थोड़ा सा चीपर पड़ती है इन कंपैरिजन ऑफ विंडोज वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है कि विंडोज में एक्चुअल में एक चीज है कि आप अगर वेब सर्विस डाल रहे हो और आपको डेटाबेस की सर्विसेज चाहिए, आपको स्ट्रक्चर डेटाबेस चाहिए, देन उस केस में क्या होता है, आपको एसक्यूएल का भी लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। यानी जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, उसने पहले तो सर्वर का लाइसेंस परचेज किया, देन उसने एसक्यूएल का लाइसेंस परचेज किया, क्योंकि आपको वो डेटाबेस की फैसिलिटी भी देना चाहता है। बट लाइनेक्स में आपके पास ये ओपन सोर्स से फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और आप वहाँ पे चीज विदाउट कॉस्ट भी कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसिंग का डिफरेंस आ जाता है, और आपका जो होस्टिंग है वो प्राइस में कम या ज्यादा हो जाता है। बाकी कुछ इस तरीके से भी है कि जितने सर्विसेज हम विंडोज पे यूज कर सकते हैं, सारे लाइनक्स पे भी यूज हो जाएंगे। या एक चीज यहाँ पे, अगर हम सर्विसेज की रोल्स या फीचर्स की बात करें, तो सपोज मेरे पास एक विंडोज सर्वर बना है एंड एक लाइनक्स सर्वर बना है, देन क्या उन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई विंडोज सर्वर है और आप बाद में किसी लिनक्स सर्वर पे उसको अटैच करना चाहें, या आपका कोई डायरेक्टरी सर्वर है डिफरेंट, तो आप उन दोनों को अटैच कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसी होती हैं जो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कॉमन है। तो कोई स्पेसिफिक रोल या फीचर जिसके थ्रू हम ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली विंडोज सर्वर में तो आई थिंक एलडैप का फीचर दिया रहता है, जिसकी हेल्प से हम ये चीज कंप्लीट या कर सकते हैं। सो बिल्कुल, लिनक्स में भी आपका डायरेक्टरी सर्वर इसी तरीके से है, जैसे कि आपके विंडोज में एडीडीएस होता है, बट एडीडीएस के साथ वो आपके एलडैप प्रोटोकॉल को एलडैप यूज करता प्रोटोकॉल है। को यूज करता है। सेम आपके लिनक्स में भी आपका एलडैप प्रोटोकॉल यूज होता है आपके डायरेक्टरी सर्वर के साथ। तो स्टिल यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आपके पास पहले से ही एडीडीएस मौजूद है, तो आप लिनक्स में सिंपली उसको अटैच करा कर एज अ सेकेंडरी एडीडीएस या आरओडीसी या जो भी कॉन्सेप्ट आप लगाना चाहें, तो एलडैप प्रोटोकॉल के साथ आप उसको इजिली यूज कर सकते हैं। Yes. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाइनक्स का और विंडोज सर्वर का था, सो आई थिंक अभी चीजें क्लियर होंगी। तो देन थोड़ा सा हम इस पे आते हैं कि और क्या कंपैरिजन इसमें हो सकता है। अगर हम बात करें विंडोज सर्वर की एंड लाइनक्स सर्वर की, तो इसमें क्या कंपैरिजन और किए जा सकते हैं? तो अगर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, तो सबसे पहली चीज अगर डेफिनेशन की बात करें, तो लाइनक्स में जो बेसिक चीज आ गई कि ओपन सोर्स है, एंड देन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स कर्नेल पे अवेलेबल है। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन अभी जैसे सर आपसे आएगा कि जैसे आपने बोला लाइनक्स जो है ओपन सोर्स है और फ्री है, ठीक है, Yeah. देन तब भी इसके लिए हमें पे क्यों करना पड़ता है? क्योंकि विंडोज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए पेमेंट आपसे लेता है और आपको सर्विसेज एंड सपोर्ट देता है। देन अगर लाइनक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, देन इसके सर्वर के लिए हमको एडिशनल कॉस्ट क्यों देने पड़ते हैं? तब तो ये फ्री नहीं रह गया ना। नहीं, एक्चुअली में फ्री ऑफ कॉस्ट का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इसके ओएस डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग पर है। वहां पर ये आपसे किसी भी टाइप के लाइसेंस का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं करेगा। बट स्टिल अगर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना रहेगा। ओके, सो जैसे विंडोज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास विंडोज सर्वर अवेलेबल होता है, एक ही विंडोज का सर्वर है,
ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू हम अपनी सारी चीजें मैनेज करते हैं। बट लाइनेक्स में अभी जैसे कुछ टाइम पहले आपने बताया कि रेड मिल गया या आपको यूबंतु का सर्वर मिल गया या आपको सेंटोस के सर्वर मिल गए, तो अब एक चीज ये क्लियर करिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का तो श्योर होगा कि विंडोज सर्वर ही बेस्ट है, वो सबसे ज्यादा यूज होता है अगर आपका एनवायरमेंट पूरा विंडोज बेस्ड है। देन लाइनेक्स में कौन सा सर्वर ज्यादा प्रेफर किया जाता है यूज करने के लिए? देखिए, बेसिक अगर स्मॉलर कोई है, मतलब किसी कंपनी का आर्किटेक्चर इतना बड़ा नहीं है, तो वो ज़्यादातर प्रेफर करती हैं आपके उबंटू या ओपन सोर्स को। बट अगर कोई हायर या लार्ज कंपनी है जिसका लार्ज स्ट्रक्चर है, तो वो आपके ज़्यादातर सेंटोस, फेडोरा सर्वर या रेड हैट सर्वर को यूज़ करती हैं। ओके, आई मीन जैसे हमारे पास यहाँ पे एडिशंस डिवाइड होते हैं विंडोज सर्वर में, तो लाइनेक्स में आपके पास एक रेड हैट या ubuntu या इस तरीके से पूरा चेंज हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये स्टिल आपका ये कैसा रिक्वायरमेंट है? कंपनी के नीड पर है कि वो एक्चुअली में जो वहाँ का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस प्लेटफॉर्म पे या किस आर्किटेक्चर पे अपने आप को कैपेबल कर पाता है। ओके, मीन्स यानी इस तरीके से हमारे पास लाइनेक्स में दो बेटर ऑप्शंस होते हैं कि हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, या जो आपने अभी एक चीज आगे स्लाइड में बताई थी पिछले टाइम में कि आप सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग किसी एक पर्टिकुलर सर्वर में, तो वो चीजें भी अवेलेबल रहती हैं। यानी यहाँ पे जो हमारे पास लिमिटेशन है वो थोड़ा सा खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सर्वर के बेस में तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि सपोज हमने माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर परचेज किया, अब देन हमको अगर अपना हार्डवेयर सपोर्ट भी बढ़ाना है तो हमको उस हिसाब से अपना जो एडिशन है चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि किसमें कितना रैम सपोर्ट है और किसमें क्या चीजें हैं। तो लाइनेक्स में भी ऐसा कुछ होता है कि हार्डवेयर पे बेस करता है, या कैसे भी हार्डवेयर पे ये सपोर्ट कर जाएगा? नहीं, ये आपके मल्टी हार्डवेयर सपोर्टेबल है, आप इसको किसी पे भी यूज कर सकते हैं। तो यानी अगर मल्टीपल हार्डवेयर हैं, मल्टीपल प्रोसेसर हैं या समथिंग, तो वहाँ पे बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। ये देन एक चीज और थी, जैसे अगर आपने भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बोला, तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाली बात तो चलिए ठीक है कि विंडोज में था कि आपको लाइसेंस पर यूजर्स के हिसाब से करना पड़ेगा। बट लाइनेक्स में क्या चीज है, अगर इसका लाइसेंस फ्री नहीं है और आपने बताया कि सपोर्ट के लिए देना पड़ेगा, देन अगर हम वीएम वाला कॉन्सेप्ट ले ले, क्योंकि एक्चुअली आजकल आप देख यहाँ रहे पर हैं। जो है, हाँ। आपका सिर्फ जो पे वाला कॉन्सेप्ट, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है, वो सिर्फ आपके मेंटेनेंस या सिक्योरिटी सपोर्ट को आप कह सकते हैं। स्टिल जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके विंडोज में वर्जन्स अपग्रेड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कंपनी है 2016 से 19 पे अगर मूव कर रही है, ये तो वहाँ पे क्या उनको अपने पूरे उस इन्वायरमेंट का बैकअप चाहिए रहेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा उनकी जो ऑलरेडी सर्विसेज चल रही हैं, जिस टाइप का उनका डेटाबेस है, क्योंकि वहाँ पे वो लॉस नहीं करना चाहते, वो स्टिल सिर्फ क्या करते हैं, अपने वर्जन्स को अपग्रेड करते हैं। सेम यहाँ पर आपका जो मेंटेनेंस सपोर्ट होता है, उसका आपको लिनक्स जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर रहे हैं उसको पे करना रहता है। तो वहाँ पे क्या है, लाइक वो आपको किस तरीके से माइग्रेट करना रहेगा, बाकी अदर चीजें उन सभी का आपको सपोर्ट पूरी तरीके से देती हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी चीज जो कि सबको दिक्कत आती है, चाहे वो एक नॉर्मल यूजर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, कि इनका जो ऑपरेशन मोड है, जो यूजर्स है, एक CLI बेस हो जाता है, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस। तो अगर हम कई बार सिक्योरिटी कंसर्न पे भी देखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पूरा सर्वर GUI से कॉन्फ़िगर कर देते हैं इन्वायरमेंट में, देन उसका जो GUI है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तो कॉन्सेप्ट हमारे पास विंडोज में ये आ जाता है। बट लाइनेक्स में क्या होता है कि ओवरऑल हमारा CLI बेस्ड ही होता है, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम अपने यूज के अकॉर्डिंग GUI या CLI में स्विच कर सके? बिल्कुल, यहाँ पर आपके मल्टी ऑपरेशनल सपोर्ट रहता है। सो आप यहाँ पर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सर्विसेज बना सकते हैं कि ग्राफिकल के लिए आपको इस सर्विस को एक्टिव करना रहेगा, CLI के लिए। तो वहाँ पर क्या है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज मिल जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग आप ग्राफिकल या कमांड लाइन पे इजीली स्विच कर सकते हैं। ओके, बट जैसे माइक्रोसॉफ्ट में एक चीज थी कि इसने जैसे 2012 तक क्या था कि आप स्विच कर सकते हो, बट 16 में क्या है कि अगर आपने CLI पे स्विच कर दिया तो वापस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको उसे रिमोटली किसी सर्वर मैनेजर पे कनेक्ट करके यूज करना रहेगा। तो इसमें कुछ ऐसा लिमिटेशन कि CLI को GUI में एक बार या दो बार ही नहीं नहीं नहीं, चेंजेस इसमें होंगे? ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ तक कि इंस्टॉलेशन की बात छोड़िए, आप इसको इंस्टॉल करने के बाद रियल टाइम पे भी स्विच कर सकते हैं। मतलब कोई यूजर CLI पे कंफर्टेबल नहीं है,
तो वो सिंपली एक कमांड एक्टिव करके अपने CLI सेशन को ग्राफिकल सेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि देन अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो विंडोज पे मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि विंडोज पे माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ओके, तो वो ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। ओपन सोर्स ओएस इतना सिक्योर नहीं माना जाना चाहिए, बट फिर भी क्या होता है, लाइनक्स को बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है इन या कंपैरिजन ऑफ विंडोज सर्वर। तो जबकि किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एक कंपनी की प्रोप्राइटरशिप है और वही उसकी सारी चीजें मैनेज कर रही है, उसमें कोई चेंजेस है, कोई अपडेट है, कोई अपग्रेड है, और लाइनक्स में क्या है कि सब लोग अपने हिसाब से सोर्स कोड में चेंजेस करके उसे चेंज कर गए हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है, चाहे वो क्लाइंट साइड ओएस हो या सर्वर साइड ओएस हो। देन फिर भी इसको इतना सिक्योर कंसीडर कैसे किया जाता है? एक्चुअली में इसकी सिक्योरिटी कंसर्न की हम बात करें तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि इसको मल्टी वेंडर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज करके मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, बट स्टिल एग्जैक्टली। जब वो किसी भी सोर्स में चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो अपनी कंपनी की भी पॉलिसी को ध्यान में रखकर उसमें अपने अकॉर्डिंग अपने सोर्स कंपाइल करते टाइम वो उसमें अपनी सिक्योरिटी को इनबिल्ड करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो आपका ये वाला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद का प्रोप्राइटरी है तो वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा सिक्योर करेगा, तो ये सारा काम आपके मल्टी वेंडर्स भी करते हैं जो लाइनक्स को यूज कर रहे हैं। जैसे रेड हैट ने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा तो उसने अपनी सिक्योरिटी को उसमें इनबिल्ड करा। इसके अलावा आपका फेडोरा ने करा तो उसने अपनी सिक्योरिटी को इनबिल्ट करा। उबंटू ने करा तो उसमें वहां पर किसी भी सिक्योरिटी को मिक्सचर नहीं करेगा। उबंटू वाला सिक्योर प्रोडक्ट अपनी जगह रहेगा, रेड हैट का अपनी जगह रहेगा। देन सेकंड जो चीज है, माइक्रोसॉफ्ट जो आपके प्रोडक्ट बनाता है एक्चुअली में उसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है आपका ऑटो रन। ठीक ओके। है, बट लिनक्स में बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हो या किसी भी तरीके की कोई भी आप कह सकते हैं वायरस रिलेटेड फाइल या कुछ भी, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो रन होती ही नहीं है। मतलब यूजर अगर उसको मैनुअली भी रन करना चाहे तो उसके पास ये परमिशन नहीं होती है कि वो उसको मैनुअली रन कर सके। उसके लिए क्या है, पहले उसको उस फाइल के परमिशंस चेंज करने रहेंगे और वो परमिशन चेंज करने की पूरी लाइबिलिटी आपके एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। तो एक रीजन लाइनेक्स में ये काफी बड़ा रीजन माना जाता है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल आपका एग्जीक्यूटेबल लाइनेक्स में नहीं होता। यानी कि अगर यहाँ पे विंडोज की बात करें तो सिंपल सा एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में ये चीज तो है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। बट फिर ये चीज ये भी है कि थोड़ा सा अगर यूजर एंड पे देखें तो उनको यूज करने के लिए ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया था कि उसमें भी जीयूआई अवेलेबल है, बट एक चीज ये आती है कि अगर सपोज कोई यूजर हमारा सीएलआई पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है लाइनक्स में, और उसको इतना ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए हैं कि वो सपोज उसने कोई यूजर बनाया या उसने कोई काम किया और उसके बाद वो एग्जैक्ट उसको लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है। तो विंडोज में तो खैर हमको सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट से मिल जाता है तुरंत इन चीजों पे, बट लाइनक्स में क्या हमको इंस्टेंट सपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है? यस, तुरंत आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। आप उस डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो या फिर उनका सपोर्ट ब्लॉग रहता है, आप वहाँ पे अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस एक डॉक्यूमेंटेशन आपको लिनक्स बाय डिफॉल्ट ही प्रोवाइड करता है। अच्छा, जैसे एट आपके द टाइम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट परचेज। में गेटिंग स्टार्टेड करके या हेल्प करके यस यस। आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक ऑप्शन मिलता है, सेम आपको लिनक्स में भी उसका डॉक्यूमेंट मिलता है। जैसे पर्टिकुलर आपके सर्विस को स्टार्ट कर रहे हो या उस सर्विस का क्या काम है, कैसे यूज करना है, तो लाइनक्स बाय डिफॉल्ट उसके मैनुअल पेजेस को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड रखता है। तो यूजर को वहां पर काफी हेल्प हो सकता है। अगर वो कहीं पे फंसता है तो वो उन डॉक्यूमेंट को इजिली पढ़ सकता है। और ज्यादा बड़े आपके डॉक्यूमेंट नहीं होते, लाइक कोई बुक लाइक डॉक्यूमेंट नहीं है, काफी ओके। शॉर्टेड रहते हैं आपके 4 to 6 पेजेस में ओवर। इवन आई थिंक ये कुछ इस तरीके से कि जो भी आपका प्रोसीजर है स्टेप्स को करने का उस हिसाब से दिया रहता है या कि आप पूरा उस कैसे सॉल्व तरीके से करोगे। लिखा रहता है आपका। जन बाकी टास्क के लिए आपको लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो या वहाँ से स्पेसिफिक यूजर्स के लिए डॉक्यूमेंट आप निकाल सकते हो। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा दे दिया, देन उन्होंने अपने सोशल कनेक्ट का आपको लिंक दे दिया कि वहाँ पे राइट हैंड साइड पे सारी चीजें अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाइए ब्लॉग पे और अपने अकॉर्डिंग चीजें देखिए। या ओके। अच्छा, पावर लिनक्स सेल में की ऐसा बात नहीं है, करें, जैसे लिनक्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट में हमको एक चीज मिलती है अच्छी, पावर सेल।
बट अभी तो पावर शेल भी हमारा ओपन सोर्स है, तो क्या लाइनक्स में पहले से इंस्टॉल होता है या हमको इसे अलग से कॉन्फ़िगर करना नहीं, पड़ता है? आपको अगर पावर शेल पे काम करना है तो अलग से कॉन्फ़िगर करिए, लेकिन आपको CLI बेसिस शेल पर काम करना है तो लिनक्स बाय डिफॉल्ट बैश शेल को यूज करती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। कि मैं पावर शेल हमको इस पे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन हम सारा पावर शेल का भी वर्क वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तो अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे, तो ओवरऑल एक ये हमारे पास कंक्लूजन आता है पूरा जो भी हम लोगों ने अभी तक के पूरे सेशन में डिस्कस किया कि हमारे पास विंडोज में क्या चीजें अवेलेबल थी, लाइनक्स में क्या थी। तो कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे बने, जैसे कॉस्ट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन हमारे पास इसका ऑपरेशन जो है कि कैसे होगा, ये CLI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। दूसरा रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर या फीचर्स इसमें क्या अवेलेबल होते हैं, हार्डवेयर सपोर्ट क्या होता है, देन सिक्योरिटी एंड अच्छा हार्डवेयर सपोर्ट में एक चीज और आती है कि जैसे हमारे पास हार्डवेयर सपोर्ट में अगर बायोस बेस पे देखें तो दो चीजें अवेलेबल हैं, लेगेसी और यूईएफआई। तो क्या यूईएफआई पे ये लाइनक्स सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करता है। ओके, मीन्स वहाँ पे हम EFI पार्टीशन पे भी आराम से लाइनक्स ओएस को यूज कर सकते हैं। देन जो सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पास था, उसके बाद जो इसका सपोर्ट हमें मिलता है, एंड एट टाइम जो अभी डिस्कस हुआ जस्ट कि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, आई थिंक ये मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बेस पे हमें कंसीडर करना चाहिए कि हमारे पास एनवायरनमेंट में कौन सी जरूरत है, लाइनक्स की या विंडोज की। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अगर हम सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं, तो विंडोज में क्या होता है कि लाइसेंस पर यूजर के बेस पे भी कॉस्ट करता है, और लाइनक्स में जो भी जैसे आपने बोला कि फ्री लाइसेंस है और इसका केवल सपोर्ट का रहता है। बिल्कुल, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट, है ना, तो वही आपके मेंटेनेंस या सपोर्ट के लिए जो भी रहेगा वो आपका आपको पे करना रहेगा। अच्छा, इसमें क्या है, ऐसा जैसे हम विंडोज में एक फीचर हमारे पास अवेलेबल होता है कि सपोज हम विंडोज सर्वर 2016 का लाइसेंस यूज कर रहे थे और 2019 हमारे पास अभी आ गया, तो देन उस केस में क्या होता है कि हम फ्री अपग्रेड मार सकते हैं। क्या लाइनक्स में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल, लाइनक्स में सिर्फ आप मेंटेनेंस का कॉस्ट दे रहे हैं, किसी भी लाइसेंस का नहीं, तो आपके पास हर एक ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इजीली उसको अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं। ओके, मीन सपोज कोई यूजर आगे CL7 पे चल रहा है और एक पे अपग्रेड करना चाहे तो वो कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ओके, देन स्टैंडर्ड ऑपरेशन में तो इतनी खैर चीजें नहीं है, अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कि वो बस CLI बेस्ड पे काम करेगा, जहाँ पे आपको कमांड टाइप करने हैं कोई भी टास्क करने के लिए, और यहाँ पे आपको आइकन इमेजेस या टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। देन रिमोट एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम रिमोट एक्सेस कर सकते हैं इसका, बट लाइनक्स में इस तरीके से रिमोट एक्सेस हमको मिल पाएगा कि हम नहीं, डेस्कटॉप यूजर भी कर सकते लाइनेक्स में आपको दोनों सपोर्ट मिलेगा। लाइनेक्स में एक्चुअली में अगर वैसे तो ज़्यादातर लाइनेक्स सर्वर्स आपको डेस्कटॉप सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। डेस्कटॉप सपोर्ट का मीन्स जो आपको वहाँ पर आइकन वगैरह दिखते हैं, हाँ हाँ। बट अगर स्टिल कोई कंपनी आपके उस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को यूज़ कर रही है तो आप जैसे ग्राफिकल एनवायरनमेंट आप विंडोज़ का लेते हैं किसी भी आपके रिमोट एप्लीकेशन के थ्रू, आप लिनक्स में भी वो काम कर सकते हैं, बट स्टिल लिनक्स में जो सबसे ज़्यादा प्रेफर माना जाता है और जो सबसे ज़्यादा अच्छे स्पीड पर वर्क करता है वो होता है आपके एसएसएस बेस्ड सेशन, मतलब रिमोटली आपके नेटवर्क में उस सेशन को यूज करा जाता है, तो वो काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर भी माना जाता है आपके कंपैरिजन देन रिमोट डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर इस तरीके से बोले, जैसे विंडोज में हमारे पास जो रिमोट एक्सेस की कैपेसिटी होती है, फैसिलिटी सॉरी होती है, ये टेलनेट वाली जो कि बाय डिफॉल्ट बंद होती है, अगर आपको करना है एक्सेस उसे तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। देन ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लाइनक्स में होता है कि या आपके बट पास एसएसएच लाइनेक्स में अवेलेबल है। बट लाइनेक्स में आपके पास एसएसएच रहेगा, टेलनेट का मोर सिक्योर वर्जन आप कह सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये कई सारे पॉपुलर प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। देन इसके पास जो फीचर्स होते हैं, तो सर्वर में हमारे पास दो टाइप से इनको कैटेगराइज किया गया है, फर्स्ट वन इज रोल एंड सेकंड वन इज फीचर। तो रोल्स में क्या होता है कि सपोज हमको सर्वर में कोई सर्विस इंस्टॉल करनी है तो हम रोल्स पे कंसीडर करते हैं, और सर्वर की फंक्शनैलिटी में कोई चेंजेस करना है, सपोज बाय डिफॉल्ट सर्वर में बहुत सारी सर्विसेज बंद होती हैं, जैसे वायरलेस कंट्रोलर की सर्विसेज हैं या ऑडियो सर्विसेज हैं, तो उसलिए हम जाके फीचर्स में चेंजेस करते हैं।
तो लाइनेक्स में कुछ ऐसा होता है कि सर्विस या फीचर अलग होते हैं या सारा कुछ एक ही में रहता है? नहीं, लाइनक्स का सारा कुछ एक ही में है, बाकी सर्विसेज और फीचर्स वो आपके ऊपर, मतलब इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। बट स्टिल अगर यूजर को समझना है तो रोल के बेसिस पे उसमें आप सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं एंड फीचर बेसिस पे आपके सॉफ्टवेयर। ओके, मीन्स वहाँ पे एनवायरनमेंट बेस होता है, बस इतना जैसे माइक्रोसॉफ्ट में क्लासिफिकेशन दिया गया है, नहीं लाइनेक्स में ऐसा तो क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, बस यूजर नहीं, समझने के लिए कर सकता है। बिल्कुल यूजर समझने के लिए दो अलग अलग ओके। पैरामीटर को यूज कर सकता है। ओके। अच्छा, एक चीज और होता है, जैसे विंडोज में ये इशू आता है कि अगर कोई न्यूअर वर्जन पे ओएस इंस्टॉल है, ठीक है, तो वो ओल्डर वर्जन हार्डवेयर को जल्दी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, सिर्फ विंडोज के लिए है? लाइनेक्स में भी ऐसे कंपैटिबिलिटी इशू आते हैं? क्योंकि आई थिंक, जो मैंने जहाँ तक सुना है, कि हाँ, लाइनेक्स सब पे सपोर्ट कर जाता है। बट लाइनेक्स में आपके ऐसे सपोर्ट आते नहीं है, क्योंकि लाइनेक्स एक्चुअली में उसमें आपको इस तरीके का इशू तो नहीं मिलेगा। सॉरी सर, आई थिंक योर वॉइस आर डिस्कनेक्टेड, सो कैन यू प्लीज स्पीक? सो हार्डवेयर सपोर्ट पे जो भी चीजें हैं सर, आप एक बार क्लिक कर दीजिए। ओके, तो अगेन सिक्योरिटी में देखें तो थोड़ा सा विंडोज में हमारे पास ये हो जाता है कि हमारे पास यूजर सिक्योरिटी रहती है अच्छी, और हमारा जो यूजर डेटा है वो हमारे पास, अगर हमने एज अ गवर्नमेंट कंट्रोलर अपने सर्वर को बनाया हुआ है, तो एडीडीएस के डेटाबेस में सेव होता है। अदरवाइज हमारे पास सैम एक रजिस्ट्री होती है जहाँ पे सारा यूजर इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव होता है। तो इस तरीके से लाइनेक्स में यूजर्स के डेटाबेस के लिए कुछ अलग अवेलेबल होता है, या सारा कुछ वहाँ भी एक ही में रहता है? क्योंकि नहीं हमारे नहीं, पास तो उसमें भी, यूजर फोल्डर और सब अलग होते हैं विंडोज में। तो उसमें भी आपका अलग रहता है। जैसे आपके विंडोज में सैम डेटाबेस होता है, एक्चुअली में सैम डेटाबेस ही आपके ओवरऑल यूजर बेसिस मैनेजमेंट को हाँ देखता हाँ। है, अगर हम क्लाइंट की बात करें। सेम ऐसे लिनक्स में 4 फाइल्स होती हैं जो पर्टिकुलर हर एक फाइल का अपना अलग वर्किंग रहता है। कोई यूजर मैनेज करती है, कोई यूजर के पासवर्ड को मैनेज करती है, कोई ग्रुप को मैनेज करती है। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लाइंट की। बट जैसे उसको हम सर्वर में कन्वर्टेड करते हैं तो आपका सेम डेटाबेस एनटीएफएस में एनटीडीएस में कन्वर्ट हो जाता है ना। सेम ऐसे ही आपके एटीडीएस बेसिस रोल तो नहीं है, बट एक्चुअली में आप इस तरीके के यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सर्विसेज लिनक्स में यूज कर सकते हैं। एलडेप सर्विसेज, जिसको हम लोग डायरेक्टरी सर्विसेज भी बोलते हैं, या फिर आप आईपीएस सर्वर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आईपीए आपके कार्बरस को यूज करता है, तो ये भी आपके विंडोज से इजिली कैपेबल हो जाता है, क्योंकि विंडोज भी आपके कार्बरस सर्विस को ही फॉर हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए सब यूज यूज। करता है ना। तो आप एलडेप के थ्रू या आईपीएस सर्वर के थ्रू अपने विंडोज को इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। और रही बात आपके अलग अलग डेटाबेसेस बनने की, तो इसमें क्लाइंट बेसिस का डेटाबेस अलग रहता है। जैसे ही आप उसको सर्वर बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्टरी सर्वर का डेटाबेस अलग हो जाएगा। सपोर्ट पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका हमको सपोर्ट मिल जाता है। देन लाइनेक्स में भी इंस्टेंट सपोर्ट का फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, सपोर्ट से एक चीज और रहती है कि सपोज हमारे पास जो लाइसेंस है, ठीक है, उससे लेके कभी कई बार इशू आ जाता है कि सपोज हमारे पास सर्वर चल रहा था, अचानक से वो क्रैश कर गया, और हमने हार्डवेयर में कुछ चेंज किया, सपोज हमारा मदरबोर्ड इशू कर गया था सर्वर का। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम नया परचेज करने की बजाय उसका अल्टरनेटिव देखते हैं, और हमने बहुत चेंज किया, देन उसके बाद क्या था, हमें लाइसेंसिंग में इशू आने लगा। तो ऐसे इश्यूज लाइनेक्स पे देखने को मिलते हैं? हार्डवेयर बेसिस पे अगर हार्डवेयर मेल फंक्शनिंग होती है तो आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर नॉर्मल कोई ऐसा कोई आप कंपोनेंट ऐड करते हैं जो आपके ड्राइवर सपोर्ट नहीं करता है लिनक्स में, तो ऐसे केसेस में लिनक्स के पास कुछ जेनरिक ड्राइवर्स भी होते हैं जो ऐसे हार्डवेयर को इजिली सपोर्ट कर सकते हैं। बट स्टिल अगर कोई हार्डवेयर मेल फंक्शनिंग पर है, मतलब प्रॉपर आपके हार्डवेयर के साथ वो कैपेबल नहीं है, वर्किंग नहीं कर पा रहा है, तो आपको लाइनेक्स में भी इस तरीके के इशू देखने को मिलेंगे, बट काफी रेयर केसेस में। तो हाँ, क्योंकि विंडोज में भी ये चीज काफी रेयर केस में होता है कि एक्टिवेशन से रिलेटेड इशू हुआ है, क्योंकि एक्टिवेशन अगर लाइसेंस वाला इशू आता है, फिर थोड़ा तो सबको लगता है कि एक तो नहीं, हैवी हालांकि कॉस्ट और लाइनेक्स में सिर्फ हार्डवेयर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइसेंसिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट आपके लाइनेक्स में होता ही नहीं है। होता ही नहीं। ओके।
देन डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है तो यहाँ पे ब्लॉग अच्छा, लाइनेक्स में कोई ऐसा ब्लॉग जहाँ से आप इजीली फ्री में देख सकते हैं चीजें, क्योंकि आपने बताया कि वो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन देते हैं परचेज टाइम पे, और जैसे विंडोज में है हमारे पास कई सारा ब्लॉग चलता है, एक डिस्कशन ब्लॉग उनका चलता है, एक टेक्निक का ब्लॉग चलता है जहाँ पे उन्होंने सारा कुछ हाउ टू दे रखा है कि कैसे आपको पावर सेल से करना है, कैसे आपको जीयूआई से करना है। तो इसमें रेड हैट ने या यूबंटू सर्वर ने ऐसा कुछ फैसिलिटी यूजर्स के लिए अवेलेबल कर रखा है डॉक्यूमेंटेशन में? हाँ बिल्कुल, सभी के एक्चुअली हर एक लाइनक्स सर्वर के अपनी वेबसाइट पर ही डॉक्यूमेंटेशन पेज भी हैं। मतलब अगर पर अपने सिस्टम में डॉक्यूमेंट पेज नहीं देख पा रहे हैं या एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर डॉक्यूमेंट पेज को देख सकते हैं। ओके, इट मीन्स अगर ओवरऑल हम देखें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो यूजर्स है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ यूजर्स है, नंबर ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेस हैं, उनके बेस पे और एडमिनिस्ट्रेटर की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके बेस पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें विंडोज सर्वर यूज करना है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने हैं, उस बेस से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें विंडोज सर्वर चाहिए या लाइनक्स सर्वर चाहिए। बिल्कुल, वो एक्चुअली में नीड पे डिपेंड करता है। यस, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है इसी पे डिपेंड होगा। या बिल्कुल। ओके, तो